ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस योर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कौन-कौन से रीज़न, फैक्टर या एलिमेंट्स हैं, जब आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं, तो वो आपके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। या हम अभी देखिए, अभी जो भी हम पढ़ेंगे, हम प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट होता है, जब तक हम उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं करते या उसकी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होती, तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। तो हम लोग पहले इसका अपने डेली रूटीन में जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस का और उसके जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। तो हमने इसका कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, देन इंफॉर्मेशन सर्च, देन evaluation of alternatives, then your selection or your purchasing decision, and in the last your post purchase behavior। तो ये आपके स्टेप थे अब जब आप परचेजिंग करते हैं। तो अब जब आप ये डिसीजन बनाते हैं इस पूरी प्रोसेस में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके जो दिमाग में चल रहा है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अभी ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और बता देते हैं। मान लीजिए कि उज्जवल है कुछ शॉपिंग करने गया, ठीक। उज्जवल एक मोबाइल खरीदने जा रहा है और रास्ते में उसको अनुज मिल गया। तो अनुज ने पूछा कि उज्जवल तुम कौन सा मोबाइल खरीदने जा रहे हो। जब उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उज्जवल ने कहा कि मैं मोबाइल लेने के लिए जा रहा हूँ। उसने पूछा अच्छा कौन सा मोबाइल। उसने बताया कि मैं एम आई का मोबाइल लूंगा। मैं एम आई का सैमसंग, उसने कोई पर्टिकुलर एक ब्रांड बताया, ठीक। जब वो ब्रांड बता तो ब्रांड बताया तो वो कहता है अरे मैंने वो पहले खरीदा था और उसका ये अच्छा नहीं है, उसका कैमरा अच्छा नहीं है और उसका और भी चीज़ें हैं। उसने बताया कि वो फीचर उसके सही नहीं है। जब उसने इस तरह से बताया तो अब उज्जवल एक बार सोच में पड़ जाएगा। अब उज्जवल एक बार सोच में पड़ जाएगा कि क्या उसको वो मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि उज्जवल जब घर से निकला था तो वो ये सोच करके निकला था कि मुझे ये पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल खरीदना है। लेकिन अब चूंकि अनुज ने उसको इस तरह से उसको बताया है तो अब वो अपने डिसीजन को एक बार से फिर सोचेगा। मतलब कि उसने जो अपना डिसीजन बनाया था वो अब उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है। श्रेया आप अपना ये कैमरा बंद कर दीजिए और ये माइक भी बंद कर दीजिए। श्रेया अग्निहोत्री। दीपिका ये श्रेया कोई अपने क्लास में है? सर। अच्छा
चलिए अभी देखिए, ये चीज़ श्रेया को बता दीजिए कि जैसे क्लास में हो तो अपना माइक वगैरह ये हो अपना बंद करके रखें, और नहीं तो अगर बाद में वो ये कहते हैं कि हमारी आईडी से कोई और है तो फिर हम इस चीज़ को सुनेंगे नहीं। ठीक है बेटा, श्रेया आप अपना माइक बंद कर दीजिए। ओके, थैंक यू। तो ये हमारे क्या है कि हमारे जो परचेजिंग डिसीजन है इसको हमने इन्फ्लुएंस किया। तो अब ऐसे ही ऐसे और कौन कौन से, जैसे अनुज क्या था, उज्जवल का फ्रेंड था तो उसने उसको इन्फ्लुएंस किया। अब जैसे इसका फ्रेंड है, अब ऐसे और कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके इस बाइंग डिसीजन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो उसको हम याद देखते हैं कुछ अलग अलग फैक्टर्स के फॉर्म में। जैसे हाउस ऑफ इन्फ्लुएंस विद इन द सोशल एनवायरनमेंट, जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है वो आपके जो बाइंग डिसीजन है उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो उसमें हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ऑर्गेनाइजेशंस, प्रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, मीडिया, कल्चर, सब कल्चर, सोशल क्लास, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, सब ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिसीजन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब हम इसमें से एक एक करके चालू करते हैं। तो जैसे सबसे पहला दैट इज कल्चर। सो पहले तो ये समझ लीजिए कि कल्चर क्या है, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये हमारे कैसे जो बाइंग डिसीजन प्रोसेस है उसको इन्फ्लुएंस करता है। सो द कल्चर इज वैल्यूज, ideas, attitudes, and symbols that people adopt to communicate, interpret, and interact as members of society. जैसे हम बात करते हैं जो हमें समाज में सिखाया जाता है, जो हमारी सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है क्या, कि बड़ों के साथ अच्छे से बात कीजिए, छोटों के साथ अच्छे से रहिए, आपको क्या पहनना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई गलत आचरण नहीं करना है। यस अंबानी बताइए, अंबानी गुप्ता, यस डू सर। यू हैव एनी क्वेरी प्लीज। हाँ नो सर, बताइए। नो सर, गलती से हो रहा है। चलिए ओके। तो जो आपको सोसाइटी में जो आप सीखते हैं वो कल्चर है, जो सोसाइटी में आप सीखते हैं दैट इज योर कल्चर। अब जैसा सोसाइटी में आप सीखेंगे, अपनी फैमिली से सीखते हैं, आप अपने कॉलेज से, अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड से, ये जितना भी इन्वायरमेंट है यहीं से आप इन्फ्लुएंस होते हैं और यहीं से सीखते हैं। आपको कैसा पहनना है, जैसा आपके घर में आपको सिखाया जाएगा उसी तरह का बिहेवियर और नेचर आपका हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में सब लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और उन्होंने आप में अच्छे वैल्यूज डाले हैं आपके पेरेंट्स ने, तो आपका बिहेवियर भले ही बाहर चाहे कितना भी आपको वैसा मिले लेकिन उससे इन्फ्लुएंस तो होंगे, लेकिन जो आपका बेसिक मेन है, जहां से आपका बेस क्रिएट हुआ है, जो आपकी फैमिली ने आपको अच्छे वैल्यूज दी हैं आप उनको नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली में वो बेसिक वैल्यूज नहीं है और इसके बाद बाहर भी आपको वही इन्वायरमेंट मिलता है, तब फिर आपका बिहेवियर भी मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि इसी तरह से बन जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ कई साइंटिस्ट और फिलोसफर ने इस प्रिंसिपल को प्रूव किया है कि जैसा इन्वायरमेंट होता है हम उसी तरह से बिहेव करते हैं। तो जैसा हम सीखते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने कल्चर से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि इसमें एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि अगर किसी मनुष्य के बच्चे को हम बचपन से ही जंगल में छोड़ दें, जंगल में छोड़ दें, वो सुरक्षित रहे बस इस तरह से, वहां पर छोड़ने के बाद वो केवल वो जानवरों को ही देखेगा और वहीं पर वो रहेगा। इवन ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो जब अगर हम उसको 10 साल 15 साल बाद भी अगर हम उस देखते हैं तो वो 4 पैरों पर चलता मिलेगा आपको, अगर 10-15 साल तक उसको मनुष्यों के संपर्क से उसको दूर रखा जाए तो। हाँ ये जरूर है कि उसमें माइंड का डेवलपमेंट होगा, उसका परसेप्शन अलग होगा। तो जैसे ही वो मनुष्य के उसमें सोसाइटी में आएगा तो वो जल्दी जल्दी चीजें सीख लेगा, जैसा कि मनुष्य करता है। लेकिन जब तक उसको मनुष्य का एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, वो उसी तरह से बिहेव करेगा जो जिस एनवायरमेंट में वो रहा है। हो सकता है कि वो हम लोगों की लैंग्वेज भी ना बोल पाए। तो ये हमने सीखा है।
तो जब हम उसको जैसे कोई कपड़ा पहनाना चाहेंगे या कुछ और, तो हमको वो अजीब तरीके से देखेगा। क्योंकि इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक बच्चे को ऐसे जानवरों के बीच में रखा गया था जो जंगल में रहते थे। तो वो जब आया था तो वो भी बिल्कुल जानवरों की तरह ही बिहेव करता था। तो ये क्या है, ये आपका एनवायरमेंट, नेचर, सोसाइटी जैसी होती है, जो जैसा सिखाता है उसी तरह से हम बिहेव करते हैं। क्यों? अब यहाँ पर लिखा है हम उसी तरह से कम्युनिकेट करते हैं, चीजों को इंटरप्रिटेट करते हैं, लोगों के साथ उसी तरह से इंटरेक्ट होते हैं जैसा कि हमारे सोसाइटी के मेंबर होते हैं। अब जैसे अगर मैंने आपको एक टेबल दिखाई है, अगर मैंने एक आपको एक टेबल दिखाई है और आपको पूछूंगा उससे कि ये क्या है, तो आप बताएंगे कि दिस इज अ टेबल। मैंने आपको एक शर्ट दिखाई, आपने कहा दिस इज शर्ट। क्यों? क्योंकि आप शुरू से आप जानते हैं कि हम ये शर्ट पहनते हैं, ये कपड़े का बनता है, इसमें बीडिंग होती है, इसमें स्विंग होती है, इसमें सिलाई होती है, मशीन होता है, ये सब जानते हैं। अब अगर हम किसी एक ऐसे पर्सन को लें जिसने कभी कपड़ा देखा ना हो, शर्ट ना देखा हो, अगर उसने वो शर्ट नहीं देखा है, तो अगर आप उससे पूछेंगे तो उसके लिए एक अजीब चीज है, उसके लिए एक अजीब चीज है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखिए मनुष्यों की ही बात कर रहे हैं, हम हमारे यहाँ जो बहुत सी स्वीट्स हैं, जैसे आप जलेबी ले लीजिए। अब अगर हम इसको किसी ऐसी कंट्री में ले जाएं जहां वो स्वीट नहीं चलती है, तो वो लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन सा प्रोडक्ट है। तो दिस इज द कल्चर एंड सोसाइटी एनवायरमेंट। तो ये क्या है, हमारी शॉपिंग जो हैबिट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि हमें पता है कि मैं शर्ट पहनना, तभी तो हम उसको देखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी और उसको हमने उस प्रोडक्ट को इस तरह से इंटरप्रिटेट किया है, हम उसको इस तरह से जानते हैं कि ये एक शर्ट का फॉर्म है और ये हमें कपड़े पहनने के लिए हमें सर्दी और गर्मी से बचाती है। तो ये हमारा कल्चर है। और ये कहाँ से होता है? कल्चर इज लर्न एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये क्या है? कल्चर सिखाया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, अपने एनवायरमेंट से जैसे सीखते हैं, आपने जो सीखा। अब जैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि मदर इज योर फर्स्ट टीचर। जो आपकी माँ होती है वो सबसे पहली शिक्षक होती है। ठीक, तो वो जो सिखाती है, जैसे वो सिखाती है कि पैरों पर चलना है, फिर आपको कैसे रहना है, ये सब सिखाती है। और यही हम अगली पीढ़ी को भी देते हैं। जो हमने सीखा है हम वो अगली पीढ़ी को उसको ट्रांसफर कर देते हैं। जो हमारी नॉलेज हो, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, तो वो हम अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हमारा कल्चर है। तो अब हम अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जो शॉपिंग करते हैं या कुछ भी खरीदते हैं, या जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, दैट इन्फ्लुएंस बाय आवर कल्चर। ठीक, नाउ नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। सोशलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग ए कल्चर। सामाजिकता क्या है? सामाजिकता क्या है? सामाजिकता, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग ए कल्चर। हम उस कल्चर को जो अडॉप्ट कर रहे हैं, अपने आप में उसको आत्मसात कर रहे हैं, दैट इज योर सोशलाइजेशन, सामाजिक। अगर हम देखें तो जब मैंने इसकी हिस्ट्री ऑफ मार्केटिंग बताई थी, तो उसमें बताया था जो गुड्स का ट्रांजैक्शन है वो किस तरह से हुआ था। जो गुड्स का ट्रांजैक्शन है किस तरह से हुआ था, कब? पहले जब मनी, मतलब कि जब करेंसी नहीं चलती थी, तो एक दूसरे से लोग वस्तुओं के बदले में लेते थे। आपके पास दूसरी वस्तु है, आप अगले के पास कोई दूसरी वस्तु है, और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, तो आप एक्सचेंज कर लीजिए। तो दिस इज क्या है? सोशलाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग ए कल्चर, द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग कल्चर। एक मिनट, हेलो, हाँ मम्मी, दादा वो वाले दूसरे नंबर पर फोन कर लो बेटा। चलिए मैं थोड़ी देर बाद बात करवाता हूँ, ठीक है? हाँ, तो जो कल्चर हमको जो सिखाया जाता है, जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या है, फिर उसी से हमारी सोसाइटी का क्रिएशन होता है, वही हमारी सोसाइटी बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एक लोग होते हैं, फैमिली बनती है, उस फैमिली जब कई फैमिली मिल जाती हैं, तब एक सोसाइटी जनरेट होती है। ऐसे आप एनिमल्स में देखिए, उनका अपना एक अलग ग्रुप होता है, ह्यूमंस का अपना एक अलग ग्रुप होता है, सबका कल्चर अलग अलग है। जब आप एक सोसाइटी बनती, क्यों कि जैसे रूल्स रेगुलेशंस आपने बनाए, जैसे मनुष्य ने इस तरह के रूल्स, आपको सोसाइटी में रहना है तो आपको अच्छा बोलना है, आपको गलत काम नहीं करने हैं, ये क्या है?
ये एक आपने नियम बनाए हैं ताकि हम उसको फॉलो करें और एक बेटर सोसाइटी डेवलप कर सकें। तो जो हमारे पास कल्चर, मतलब कि जो हमें अच्छी या जो भी जिस तरह की चीजें हमें सिखाई गई हैं, जब हम उस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो जैसे जब हमारी जहां से ही सोसाइटी का निर्माण हुआ, फिर वहीं से हमारी जरूरतें भी चालू हो जाती हैं, वहीं से हमारी रिक्वायरमेंट चालू हो जाती है और फिर हम लोग उसी तरह से बिहेव भी करते हैं। जो हमारे पास रूल्स रेगुलेशन, जो कल्चर था, हमने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं। जैसे अगर आपके घर में आपको पहले से यही सिखाया गया है कि आपको अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अपने टीचर के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तो आपको ये आपने ये सीखा है अपने तो आपको क्या है, आप उसको फॉलो करेंगे, आपने उसको एक्सेप्ट किया क्या, आप अपने मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहेंगे, अपने टीचर के साथ अच्छे से रहेंगे, अपने जो रिलेटिव्स हैं आपको सिखाया गया है और आपने उसको एक्सेप्ट किया है। तो क्या है, आप सोसाइटी का एक पार्ट, आपको सिखाया गया है भी कर रहे हैं, यू आर बिहेविंग लाइक दिस, आप उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है आपका सोशलाइजेशन। अब जैसे जब आपको समाज में रहते हैं, जब आप फैमिली में रहते हैं, तो आपको सिखाया गया है कि आपको क्या खाना है, आपको दाल रोटी चावल मीट अंडा, वो आपको जैसा आपके फैमिली में मेंबर में होता है वैसे सिखा। तो आपने जब आपकी हंगर होगी, जब आपको भूख लगेगी, तब फिर आपकी रिक्वायरमेंट भी आपकी फैमिली में खाना चलता रहा है, आप उसी तरह से खाएंगे। ये क्या है, आपने सीखा है अपनी फैमिली से, अपनी से। अब यही एक एग्जाम्पल देखिए, आपने जब तक आप अपनी फैमिली में थे, उन्होंने सिखाया कि आपको दाल रोटी चावल सब्जी खाना है, ठीक, तब तक आपने वो चीजें खाई जो भी आपकी फैमिली में बनता था। आप थोड़ा सा और बाहर की सोसाइटी में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल और जो पान मसाला गुटखा खाना सीख जाते हैं, जैसे एनवायरमेंट मिला, उस तरह का कल्चर और सोसाइटी मिली, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आप वो भी सीख जाते हैं। ये क्या है, आपका एक्सेप्टेंस, फिर आपका बिहेवियर भी उसी तरह का हो जाता है। दिस इज प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ये सोशलाइजेशन है और आपका बिहेवियर और आपकी परचेजिंग जो हैबिट्स हैं, जो आपकी परचेजिंग हैबिट्स हैं जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वैल्यूज, shared beliefs of cultural norms about what is important or right। वैल्यू क्या है, वैल्यू वो चीज है जो आपको इस बात की क्षमता देती है कि आप सही और गलत हो, मतलब कि सही और गलत की पहचान कर सकें। शेयर्ड बिलीफ और कल्चरल नॉर्म्स अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट और राइट, जब आपको सिखाया जाता है तब आपको, क्योंकि ह्यूमन एक ऐसा प्राणी है जिसका माइंड डेवलप है, तो जब आपको सिखाया जाता है जो चीज, वो आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, आपके साथ ये शेयर किया गया है, ये नियम है समाज के कि क्या सही और क्या गलत है, आप इसमें डिस्क्रिमिनेट कर पाए। तो कल्चरल वैल्यू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस हाउ कंज्यूमर्स व्यू एंड यूज इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स ब्रांड एंड सर्विस। इसका मतलब कि जो आपने सीखा है, जो आपने सीखा है, तो उसी का फिर इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट ब्रांड सर्विसेज जो भी है प्रोडक्ट परचेज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने इस एग्जाम्पल को पहले भी शायद बताया है या नहीं बताया, लेकिन हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी क्या है, एक रूरल एरिया होता है, एक अर्बन एरिया होता है, दोनों जगह का कल्चर अलग है। दोनों जगह, जो आप अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र या रूरल एरिया में रहते हैं, तो वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की सोसाइटी अलग है, और वहाँ के जो प्रोडक्ट की परचेजिंग बिहेवियर है कंज्यूमर का, वो भी डिफरेंट है। अब मान लीजिए आप किसी एक ऐसे रिमोट एरिया में जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ कितना है, जो गर्ल्स है फीमेल्स हैं, वो क्या है जीन्स पैंट शर्ट या किसी भी तरह का ड्रेस पहन लेती हैं, ठीक। अब लड़के हैं हमारे यहाँ हेयर बैंड लगा लेते हैं और कान में वो बना लेते हैं। अब यही चीज आप ऐसे किसी रिमोट एरिया में चले जाएं जहां इस तरह का ये सिस्टम ना चलता हो, अब जब वहां से आप लोग गुजरेंगे तो फिर वहां पर आपको लोग अजीब नजरों से देखेंगे। तो ये क्या है, फिर आपको कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो अभी हो सकता है कि आप में बहुत से ऐसे कस्टमर हों जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हों, तो यहाँ पर आकर के जब सिटी में आते हैं अर्बन एरियाज में, तब आपका बिहेवियर अलग होता है क्योंकि आप एजुकेटेड हैं।
आप एजुकेटेड है, आपको आपने ये सीखा है, आप जानते हैं कि अगर मुझे उस सोसाइटी में जाना है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग रहना है, तो आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। अब फिर आप जब कभी घर जाते हैं ना, जैसे गर्ल्स हैं अगर घर जाएंगी तो वहां पर अपना सिंपल सा कल्चरल जो कल्चरल है, अपना इंडियन कल्चर, उसके अकॉर्डिंग रहेंगी। जब आप बाहर रहते हैं तो अलग, ऐसे बॉयज का भी होता है, जब घर में रहते हैं तो कितने सीधे साधे बन के रहते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो कैसे हो जाते हैं। ये क्या है, हमने सीखा है कि हमें घर में अच्छा बन के रहना है, बाहर हमें किस तरह से रहना है, ये हमने जो सीखा है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तभी आपको तो पता चलता है कि क्या सही और क्या गलत है। और फिर उसी के अकॉर्डिंग, जैसे आप घर में जाते हैं तो हो सकता है कि घर में स्मोक ना करते हो, ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ दिए जाए, भाई यहाँ अगर उस तरह का कल्चर हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप घर में जाते होंगे तो अपने पेरेंट्स के सामने हो सकता है स्मोक ना करते हैं, लेकिन बाहर जाएंगे तो वो करते हैं। तो ये क्या है, आप जानते हैं कि घर में करना सही नहीं, ये आपकी वैल्यूज हैं, आप में मोरलिटी है, आप में नैतिकता है कि मुझे मम्मी पापा के सामने इस तरह से नहीं करना, दारू पी के नहीं जाना, शराब पी करके नहीं जाना, स्मोक नहीं करना, पान मसाला नहीं खाना, आप जानते हैं कि ये सब गलत है। तो ये क्या है, हमारी वैल्यूज हैं, हमारी मोरलिटी है, जो हमें ये बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी शॉपिंग और हमारा जो परचेजिंग बिहेवियर है वो होता है। नेक्स्ट, अब देखिए द लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लो, अब इसमें क्या क्या आपकी वैल्यूज में आ सकता है। आपकी वैल्यूज में पहला, सेल्फ रेस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान, वार्म रिलेशनशिप, आपके जो रिश्ते हैं, सेल्फ फुलफिलमेंट, आपकी अपनी खुद की क्या जरूरतें हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, आप किसी से कितना अटैच हैं, बिलोंगिंग मतलब यहाँ से जैसे आपके माता पिता भाई बहन, आप उनको कितना प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, उसका एक फीलिंग्स है। रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, आपको दूसरों से कितना सम्मान मिलता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर हमारी बात करें, अगर हम बात करें अपनी, तो अगर मैं कहीं बाहर आपको सिगरेट स्मोक करते या कहीं कुछ ऐसे गलत काम करते मिल जाऊं, तो फिर आप मेरा हो सकता है उतना रिस्पेक्ट ना करें, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये मेरी वैल्यू है, ये मेरी मोरलिटी है, मुझे पता है कि क्या गलत है, मतलब कि मुझे अपने स्टूडेंट के सामने वो कार्य नहीं करने हैं जिनसे कि मेरा रिस्पेक्ट ना हो उनकी नजरों में, ठीक है ना। तो ये है हमारा रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, ये हमारी वैल्यू है, यहाँ पर मुझे पता है कि मुझे क्या सही और क्या गलत क्या करना है। एक्साइटमेंट, आप कितना एक्साइट होते हैं कभी कभी। सिक्योरिटी, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जब अभी कोई काम अचीव कर लेते हैं या कोई अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं तब खुशी होती है, तब उसकी क्या वैल्यू। फन एंड एंजॉयमेंट इन लाइफ, आप अपनी लाइफ को किस तरह से एंजॉय करते हैं। तो ये कुछ हमारी लिस्ट ऑफ वैल्यूज हैं, इनके बेस पर हम क्या करते हैं, अपने डिसीजंस बनाते हैं। इनमें से जैसे किसी का कोई आत्मसम्मान होता है तो वो होता है कि कोई वो चीज दे रहा हो तो ना ले, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि जैसे किसी का एक सेल्फ रेस्पेक्ट, हम किसी से उधार नहीं लेते हैं, लोग बोलते हैं हम किसी से उधार नहीं लेते हैं, तो ये उनका सेल्फ रेस्पेक्ट हो सकता है। तो ऐसे ही ये सारे लिस्ट ऑफ जो वैल्यूज दी हुई हैं आपके क्या है, परचेजिंग बिहेवियर में इन्फ्लुएंस होते हैं आपके। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे किसी एक में हो सकता है किसी में एक हो, किसी में दो हो, किसी में तीन हो, किसी में ज्यादा, किसी में कम, इस तरह से ये होता है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सारी की सारी वैल्यूज ये एक ही पर्सन में हों। चलिए नेक्स्ट, वैल्यूज एंड लाइफ स्टाइल। अब इनका आपकी जो लाइफ है उसमें देख लेते हैं क्या रोल है। आइडेंटिफाइज 8 मार्केट सेगमेंट्स दैट शेयर सिमिलर एंड वैल्यू, ये आपके लिए एक काम है, आपके लिए काम। अब आपको 8 ऐसे मार्केट सेगमेंट सेलेक्ट करने हैं जहां पर एक ही तरह की सिमिलर वैल्यूज होती हैं, मतलब कि लास्ट में आपका वो सिमिलर वैल्यूज आकर के मैच करें। एग्जाम्पल तौर पर समझिए कि जब हमने सेगमेंटेशन बताया था तो उसमें कहा था कि जो आपका हेट्रोजीनियस मार्केट है उसको होमोजीनियस मार्केट में कन्वर्ट करना ही आपका सेगमेंटेशन कहलाता है। जो आपका हेट्रोजीनियस मार्केट है उसको होमोजीनियस मार्केट में कन्वर्ट करना ही आपका सेगमेंटेशन कहलाता है। तो अब आपको ऐसे ही कुछ मार्केट सेगमेंटेशन, चाहे एज वाइज हो, चाहे जेंडर वाइज हो, चाहे जियोग्राफिकल हो, या चाहे सोसाइटल हो, या फिर आपका मोरलिटी वाइज हो, या किसी भी तरीके से आप ऐसे मार्केट सेगमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। देखिएगा कि आप कितने मार्केट सेगमेंट ऐसे बना सकते हैं। ये क्या है, ये एक क्रिएटिविटी है, ये आपकी
क्रिएटिविटी है। और किस तरह से? क्योंकि जो आप अपनी लाइफ में चलते रहते हैं, जो अपनी आप लाइफ एक्सपेंड करते हैं, उसमें से आपको ऐसे बहुत से फैक्टर्स मिलते हैं जिसके बेस पर आप अपने जो प्रोडक्ट की नीड है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ऐसे 8-10 अपनी रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करनी है जो कई लोगों की होती है, जैसे कई लोगों की सेम रिक्वायरमेंट हुई, और उसमें से आप उसको सेगमेंट कर दीजिए। मान लीजिए कि जैसे बॉयज़ का है तो बॉयज़ के इसमें फैशन के अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए, गर्ल्स का है गर्ल्स का अपना फैशन के हिसाब से देख लीजिए, या एज वाइज उनके रिक्वायरमेंट देख लीजिए, या एजुकेशन वाइज देख लीजिए। तो ऐसे आपको जो मार्केट सेगमेंट है आप चाहें तो इसको एज ए प्रैक्टिस ले सकते हैं और अपनी क्रिएटिविटी इसमें चेक कर सकते हैं। अगर कोई बनाता है तो प्लीज़ अगर डिस्कस करना चाहें तो हम उसके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट, एथनिक पैटर्न्स, जो आपका परंपरागत होता है, जो आपका परंपरागत होता है, द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप और सब कल्चर विद इन ए सोसाइटी। कैसे होता है ना कि जैसे आप राजस्थान की तरफ जाएंगे तो राजस्थान में क्या होता है, वहाँ का जो पहनावा और कल्चर है वो आपका अलग होता है, वो आपका अलग होता है। तो आप चाहें तो राजस्थान के पहनावे को एक मार्केट सेगमेंट में उसको डिवाइड कर सकते हैं पर्टिकुलर। जैसे अब कुछ ऐसे बंजारे होते हैं, उनका देखिए ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, उनका इवन जो फूडिंग हैबिट्स होती है वो भी अलग ही होती हैं, उनकी फूडिंग हैबिट्स और वो सब अलग होता है। आप चाहें तो इस तरह से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। Now, अब ये तो हो गया हमारा कल्चर के बारे में। अब थोड़ा सा हम और देखते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर क्या क्या होते हैं और वो कैसे आपके टाइम डिसीजन करते हैं। पहला है नेशनलिटी। जो आपकी नेशनलिटी होती है वो आपके जो बाइंग बिहेवियर होता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। डेमोग्राफिक कैरेक्टर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई सब कल्चर्स। अब डेमोग्राफिक फैक्टर्स क्या होते हैं, उसमें ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पर हम आपको पहचान सकते हैं कि आप लगभग लगभग किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या किस तरह के हैं। जैसे आपकी नेशनलिटी, अगर नेशनलिटी पता हो तो हम एक आइडिया लाइक आपने कहा अमेरिका, तो हम पता लगा सकते हैं कि अमेरिका में जो है एक आइडिया लगा देंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है। ठीक, तो नेशनल इंडियन, इटालियन, जापानीज, चाइनीज, फ्रांसीसी, आपकी कोई भी नेशनलिटी हो वर्ल्ड में, क्योंकि हर कंट्री का अपना अलग अलग कल्चर और कल्चर होता है, तो हम उसके हिसाब से आपको किस कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन, लोग ईस्ट एशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ भी कल्चर अलग अलग होता है। ये आपके ऐसे में एक और देखिए, ये हम नेशनलिटी और रेस की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा फिजिक होता है, जो हमारा फिजिक होता है, ये जो हमारा ड्रेसिंग सेंस होता है, इसमें भी वो क्या करता है, हम लोगों को डिफरेंशिएट करता है दूसरे लोगों से। तो हमारा ये अलग होता है। अब अगर हम बात करें रीजन वाइज, रीजन वाइज क्या है, रीजन है न्यू इंग्लैंड, द साउथ। अब जैसे हमारे यहाँ साउथ इंडिया में तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, इस तरह से। अगर आप फिर नॉर्थ में चले जाएं तो वहाँ पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब जो है आपके उत्तर। फिर आप वेस्ट में चले जाएं तो महाराष्ट्र है, इस तरह से महाराष्ट्र है, और गुजरात है आपका। तो ये सब क्या है, आपके रीजन वाइज डिवाइड हो जाते हैं। तो रीजन वाइज भी आपका कल्चर और सब कल्चर अलग हो जाता है। एज, एज वाइज भी हम आपको डिवाइड कर सकते हैं। एल्डरली, जो बड़े लोग हैं, अडल्ट हैं, टीनेजर हैं, चाइल्ड हैं, ओल्ड एज के हैं, इस तरह से हम आपको डिवाइड कर सकते हैं। ये सब आपके डेमोग्राफिक फैक्टर हैं। इसके बाद रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, सिख, ईसाई, कैथोलिक, ज्यूस, यहूदी, ये सब आपके रिलीजन हैं। इसके बेस पर भी आपको मार्केट को हम
कैटेगराइज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके सोशल क्लास, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सोशल क्लास भी आपके, सोशल क्लास का मतलब है आप किस सोसाइटी में रहते हैं और किस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं। सोशल क्लास जैसे अगर आपके पास पैसा है, आपके पास ऐसा है, पैसा है, तो क्या है, अगर आप अपर इनकम क्लास में आते हैं, अगर आप अपर इनकम क्लास में आते हैं तो देखिएगा आपका घर या कहीं 3 BHK फ्लैट में होगा, या तो फिर हो सकता है ऐसे पॉश एरिया में हो जहाँ पर उसी तरह के लोग रहते होंगे, यहाँ पर उसी तरह के लोग रहते हैं। जैसे अब कानपुर में देख लीजिए तो तिलक नगर, अब वहाँ पर जो घर बने हैं तो मोस्टली की सबके घरों की कीमत लगभग 1 करोड़ से ऊपर ही होगी। मे भी शायद मेरा एक आइडिया है, बाकी मतलब कि लाख में तो लगभग 50-60 लाख से तो ऊपर ही रहती है। तिलक नगर एक डेवलप्ड एरिया है, तो वहां पर आप जब देखेंगे तो वहां का जो सोसाइटी कल्चर है, सोशल क्लास है, दैट इज अलग। सो रिलेटिवली होमोजेनियस डिविजन्स विद इन ए सोसाइटी दैट कंटेन पीपल विद सिमिलर वैल्यूज, नीड्स, लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर। तो जब वहां पर हर मतलब कि तिलक नगर में अगर करोड़पति मतलब कि मिलेनियर रहते हैं तो क्या होगा, उनका लाइफ स्टाइल अलग होगा। अब अगर किसी मार्केटर को उस एरिया में उसका अपना रिटेल स्टोर या शॉप या बिजनेस चलाना है, तो क्या है कि जो मिलेनियर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वहां पर बिजनेस को स्टार्ट करेगा, वहां पर वो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजनेस स्टार्ट करेगा। मतलब कि ब्रांडेड प्रोडक्ट को रखना, क्लास के प्रोडक्ट को रखना, जो उनकी लाइफ स्टाइल को सूट करे, जो उनकी लाइफ स्टाइल को सूट करें। तो क्यों, क्योंकि मार्केटर ने उस एरिए को इस तरह से डिवाइड किया है कि वो जानता है कि यहाँ पर सब अपर क्लास के लोग हैं, अपर इनकम, जिनकी इनकम ग्रुप ज्यादा है, इनकम जो है ज्यादा है, तो वहां पर वो हो सकता है कि महंगे प्रोडक्ट रखें। और ऐसे एरिया में एक चीज और होता है, अगर मैंने ये मार्केट इस तरह से सेट किया है तो मैं वहां पर अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट भी है तो मैं जानता हूँ कि अगर मार्केटर परसेप्शन, जो हमारी थिंकिंग होती है कैसे, कि अगर मैं करोड़पति हूँ और अगर मैं सामान लेने जाता हूँ, ठीक, अब मुझे अगर वो 2 रुपए का कोई प्रोडक्ट देता है तो मुझे फिर उसके ऊपर डाउट होने लगता है, उसका डाउट होने लगता है, फिर मुझे ये लगता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। देन मैं क्या करूंगा कि मुझे कुछ दूसरा दो। अगर मैं वही 2 रुपए का प्राइस आपको 20 रुपए या 25 रुपए आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग बता दूं, देन ही विल थिंक दैट इट कुड बी बेटर, हो सकता है। ये क्या है आपका, इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप कभी कभी ऐसे मार्केट में जाइए जो नॉर्मल मार्केट है, अगर आप सिंपल ऐसे पैदल गए हैं और नॉर्मल कपड़े पहने तो वही सेम प्रोडक्ट आपको हो सकता है कम पैसे मिल जाए। अब आप मर्सिडीज या BMW से जाइए और उसी प्रोडक्ट को, बस वो आपको पहचाने नहीं, तो देखिएगा कि वो आपको जो आम रेट होगा, जो एक नॉर्मल पर्सन का रेट होगा, उसे हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉस्टलियर पड़े। ये क्या है, आपका सोसाइटी क्लास। तो जो मार्केटर होते हैं, अब जैसे जो इस तरह की मार्केटिंग होती है जो आपका डिवीजन जो है सेगमेंट कर देती है, तो इसके अंदर भी कई डिवीजन हो जाते हैं सेगमेंटेशन के अंदर भी, ठीक है ना। तो हम जो हमारी सोशल क्लास है, हम उसके जो एक सिमिलर टाइप के वैल्यूज या उनकी रिक्वायरमेंट या लाइफ स्टाइल या बिहेवियर होती है, हम उनको एक तरह से सोशल क्लास बोलते हैं या हम उनको एक ग्रुप बना देते हैं। सो दैट इज आर सोशल क्लास। बात करते हैं फैमिली। Family influences play two important roles in the socialization of people, affecting individuals' purchase decision. ये हमने बताया था क्या, कि फैमिली से आप कैसे सीखते हैं, आप जो है फैमिली से कैसे सीखते हैं। हमने अभी बताया कि जब आप बच्चे थे तब आपको मम्मी पापा, आपके जो रिलेटिव है वही आपको सिखाते हैं, दैट इज योर फैमिली। जैसे आपका कोई छोटा भाई बहन है तो आप में दोनों में कैसा कोऑर्डिनेशन है, जो आपकी फैमिली में है आप उसी तरह से सीखते हैं। अगर उसके अपोजिट होता है, मान लीजिए कभी कभी क्या होता है आप उसके अपोजिट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑटोमेटिक आ गया, ये क्या है, आप जो बाहर का एनवायरमेंट है वहां से सीखते हैं, वो जो है वहां से सीखते हैं। तो मैंने अभी बताया था कि जो आप रूल्स रेगुलेशन अच्छा बुरा जो सीखते हैं, दैट यू लर्न दैट फ्रॉम योर फैमिली। एंड आप जैसे
इसका कंज्यूमर बिहेवियर देखिए, मान लीजिए आपके पेरेंट हैं, आपके पापा कहते हैं कि इस बार सैलरी मुझे कम मिली है, तो इस बार जो है हम लोग पिज़्ज़ा या मतलब कि शॉपिंग ज़्यादा नहीं करेंगे, हम इस बार शॉपिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। तो सारे फैमिली वाले मान जाते हैं। मान लीजिए अगर उनकी कोई रिक्वायरमेंट भी थी, तो क्या था कि वो जानते हैं कि इस बार पापा की इनकम कम है, तो हम इस बार कोई शॉपिंग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि जो उनका परचेजिंग डिसीजन था, अगर वो पहले लेना चाहते थे, लेकिन पापा की वजह से उन्होंने डिसीजन चेंज कर लिया, तो मतलब कि उनका जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस हुआ, वो डिसीजन इन्फ्लुएंस हुआ। अब इसी को थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पापा को आपने कहा है कि पापा मुझे एक साइकिल चाहिए, पापा मुझे एक साइकिल चाहिए। तो अब मम्मी कहती है कि अभी नहीं, तुम्हें साइकिल की क्या ज़रूरत है, कौन कहीं जाना है, या आपको मोटरसाइकिल जाना है, मोटरसाइकिल चाहिए। तो आपके पास मम्मी कहते हैं साइकिल से, तुम साइकिल से जाओ। तो चूंकि आपकी रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन पापा अगर दिलाना भी चाहते हैं, मम्मी ने मना कर दिया, तो अब वो उनका इन्फ्लुएंस ये है कि मम्मी ने उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया, ओके, आपके और पापा के डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया। तो ऐसे ही जब कभी ये होता है कि फ्रिज लेना हो, तो पूछते हैं सबसे कि फ्रिज लेना है कि नहीं लेना है, कितने तक का लेना है। तो जब फैमिली में इस तरह से बात होती है, तो आप क्या है उस डिसीजन में, मान लीजिए एक कोई पर्सन ऐसा है जो एग्री कर रहा है किसी डिसीजन पर, लेकिन अगर फैमिली मेंबर और कुछ उसको बताते हैं, तो वो उसका डिसीजन चेंज हो सकता है। तो क्या होता है, उसका जो परचेज डिसीजन होगा दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिली मेंबर्स। नाउ फैमिली लाइफ साइकिल, फैमिली लाइफ साइकिल होती है, मतलब कि जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, वो भी उसके डिफरेंट डिफरेंट एजेस होते हैं, और उस पर भी आपके परचेजिंग डिसीजन वो इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे जब आप छोटे बच्चे थे, तब क्या है, केवल मम्मी पापा आपके बारे में सोचते थे। जब थोड़ा और बड़े हो गए, तो आप खुद अपने बारे में सोचने लगे। जब और बड़े हो जाते हैं, तो फिर आपके वाइफ या जो फैमिली बनती है, फिर आपके बच्चे होते हैं, तो वो भी आपके फिर इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, ये एक फैमिली लाइफ साइकिल है, और हर स्टेज पर आपकी जो रिक्वायरमेंट और डिसीजन है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले आप जैसे बैचलर हैं, अब बैचलर को क्या है, आपके पास पैसा है, चाहे जो भी खरीदने। अब जैसे ही आपकी मैरिज हो जाएगी, तो मैरिज के बाद फिर क्या है, आपके अंदर ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो आपके परचेजिंग डिसीजन बदल जाएंगे। अब जो पहले जब आप बैचलर थे अपने ऊपर बहुत खर्च करते थे, अब अगर आपके बच्चे हो जाएंगे, तब क्या है, आपके फिर परसेंट, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो सकता है फिर आप अपने लिए कम शॉपिंग करें, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा शॉपिंग करें। तो पहले फ्रॉम यंग टू, जब आप छोटे थे, देन सिंगल अडल्ट, सिंगल अडल्ट का मतलब कि जब तक आप बैचलर हैं, जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, तब तक का डिसीजन। देन आफ्टर दैट मैरिड कपल्स हु चिल्ड्रन हैव लेफ्ट होम। अब आपकी शादी हो गई, आप एक कपल हैं, इसके बाद आपके बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हो गए, ठीक, फिर हो सकता है बच्चों की शादी हो गई, इसके बाद आप रिटायर हो गए, बुढ़े हो गए। अब आप देखेंगे ये जो पूरा लाइफ साइकिल है फैमिली का, इस पूरी लाइफ साइकिल में आप अपनी रिक्वायरमेंट, अभी तो मान लीजिए कि हो सकता है आप सिंगल अडल्ट केस में हैं, लेकिन आप एक इमेजिन करके देखिए कि क्या आप जब बच्चे थे, आपकी रिक्वायरमेंट क्या हर चीज आप खरीदते थे या आपके लिए पापा मम्मी खरीदते थे। अब जब है, तो अब आप परचेजिंग डिसीजन कैसे लेते हैं। इवन यही जब आपकी फैमिली शादी हो जाएगी, मैरिज, यू विल आस्क फॉर योर वाइफ और हस्बैंड जो भी होगा, उससे फिर सलाह लेकर के आप करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका फैमिली लाइफ साइकिल, जो आपके हर स्टेज पर आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक। अब बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होते हैं, दोज अदर लुक्स टू फॉर हेल्प एंड गाइडेंस इंक्लूडिंग फ्रेंड्स, कोवर्कर्स एंड अदर्स। अब आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या करते हैं, आपके डिसीजन, आपको सलाह देते रहते हैं। जैसे अरे अ, हाँ, जैसे अमानी मैंने वो साइकिल ली थी गियर वाली, वो बहुत अच्छी है, तुम चाहो उसको एक बार चाहो तो ट्राई कर सकते हो। तो अंबानी पहले चाहे भले ना लेना चाहते हो, लेकिन जब लोग अपना एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं, तो फिर वो उसके लिए इन्फ्लुएंस होते हैं, वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ऐसे ही आपके जो साथ करने वाले वर्कर्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, या कोई और जहाँ आपका कोई सर्कल ग्रुप है,
या कोई सोसाइटी के मेंबर, जब आपने कोई मेंबरशिप बना रखी, वहाँ के लोग हैं, जैसे क्लब वगैरह में जाते हैं ना, तो क्लब के कुछ लोग होते हैं, वहाँ पर आप लोगों को देखते हैं, अरे उसका जो इस तरह का वो कोट पैंट पहनता है, उसका सूट इस तरह का है, तो हो सकता है आप उससे इन्फ्लुएंस हों। तो जब दूसरे लोग आपको गाइड करते हैं, सलाह देते हैं, या आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो कहलाते हैं आपके रेफरेंस ग्रुप। वो आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके जहाँ वर्क करते हैं वहाँ के वर्कर्स को वर्कर्स हो सकते हैं, या कहीं क्लब की मेंबरशिप लिखी है तो वहाँ के क्लब के मेंबर जिनके साथ आप रहते हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसे ही क्या है, ये आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक। अब इसके बाद कुछ इंटरपर्सनल होते हैं, कुछ इंटरपर्सनल होते हैं जो वो भी आपके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे पहला, इंफॉर्मेशनल इन्फ्लुएंस, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर्स डिजायर टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो कितनी है, उसके बेस आप जो चॉइस बनाते हैं, या जो आपकी अनसर्टेनिटी को कम कर देते हैं, वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन यूटिलिटेरियन इन्फ्लुएंस इज रिफ्लेक्टेड इन कंप्लायंस विद द एक्सपेक्टेशन, रियल और इमेजिन ऑफ अदर्स, रेफर टू एज नॉर्म्स। यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आपने जो प्रोडक्ट लिया था उसको किस तरह से यूज करना। आपने सोचा था कि जब हम बाइक लेंगे तो उसमें इस तरह से ये फीचर होने चाहिए, तो अब आपने जो एक्सपेक्ट किया था या जो इमेजिन किया था, अब उसमें आपको कितना मिलता है, अब आपको उसमें कितना मिलेगा, या जब आप वहां जाते हैं परचेज करने तो आपको कितना मिलता है जो आपने सोचा था, तो वो आपके परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और ये कितना होता है, जितनी आपकी इंफॉर्मेशन होती है बेस्ड ऑन दैट। The next one is value expressive influence. Stems from a desire to enhance self concept through identification with others. मतलब कि अब आपका अपना खुद का क्या इन्फ्लुएंस है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स अपना खुद का लर्निंग, अपना खुद का एक्सपीरियंस जो आपने किया है पर्टिकुलर। जैसे आपके पास कभी कोई बाइक नहीं होगी तो आपको हो सकता है कि बाइक के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही फिर जाना चाहेंगे। The next one is normative influence. Utilitarian and value अभी बताया, परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। The next one is sources of individual differences influencing consumer behavior. अब जो इंटरपर्सनल या ये होता है कि जो आपके कुछ इंटरपर्सनल फैक्टर होते हैं। इंटरपर्सनल फैक्टर्स मतलब वो कोई बाहरी नहीं होते, वो आपके अंदर के होते हैं। जैसे आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की पर्सनालिटी, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, आपने किसी को क्या बताया, आपका लाइफ स्टाइल, आप किस तरह से लेते हैं, आपका साइकोग्राफिक परसेप्शन, आप क्या किसी चीज के बारे में कैसा सोचते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में, इन सब के बारे में। मोटिवेशन, आप किससे इंस्पायर्ड होते हैं, आपको कब कैसे रिक्वायरमेंट है उसको आप कितना सोचते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ऑल दिस मोटिवेशन, परसेप्शन, सेल्फ लर्निंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट, लर्निंग, एक्सपीरियंस, आपका साइकोग्राफिक, आपकी पर्सनालिटी, ये सब आपके इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक। तो आई होप कि यहाँ तक आज के लिए सफिशिएंट है, ये काफ़ी हद तक हो गया है द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस योर बाइंग डिसीजन। और आप, मैं चाहूँगा कि आप खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि जब आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं। पहले शॉपिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद में सोचिए कि आपने क्या क्या सोचा और क्या क्या आपको उसमें देखने को मिला, जितना भी हमने बताया उसका कितना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट हो पाता है। सो दिस इज ऑल ओवर अबाउट दिस मार्केटिंग क्लास, एंड इफ समवन हैज एनी क्वेरी यू कैन आस्क नाउ। और सभी लोग, एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन देयर नेम इन मैसेज बॉक्स। सभी लोग मैसेज बॉक्स में प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिए। जिन लोगों ने लिख दिया है तो
होगा, ठीक है। और मैं अभी नाम बोल दे रहा हूँ जिन लोगों ने लिखा है, मैं उनके नाम बोल दे रहा हूँ। अगर उनमें से किसी का नाम नहीं बोला जा रहा तो वो लोग जो है अपना नाम लिख दें। जिनका नाम नहीं बोला जाएगा केवल वही लिखें, बाकी के तो लिखे हैं। प्रशांत कुमार सिंह, वर्तिका शुक्ला, प्रिया कुशवाहा, नवनी सिंह, उज्जवल गुप्ता, श्यामजी दुबे, दिव्यांशु राज, खुशी अरोड़ा, अनुज कुमार सिंह, सहज श्रीवास्तव, आदित्य पांडे, डोली यादव, अन्वेषा कटियार, स्वाति मिश्रा, शिवांगी राजपूत, नबील हैदर, अंबानी गुप्ता, ऋतिका बग्गा, अजय कुमार, कुशन राठौर, अजय कुमार, हुमा कुरैशी, हर्ष दुबे, रुचि दुबे, कल्पना गौतम, सान्या पाल, श्रेया अग्निहोत्री, नीलेश पाल, मुस्कान, श्रुति। अब इनके अलावा अगर और कोई रह गया हो जिसका नाम नहीं बुला तो फिर वो अपना नाम लिख दें प्लीज। और अभी 10 मिनट बाद आपकी कंपनी लॉ की क्लास होगी।